हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। और आई होप आपको जो है पिछला जो लेक्चर है साइंस एंड टेक के बारे में जो हम PYQs कर रहे थे वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी इशू किसी भी तरीके से अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। ओके, हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि आपको समझ आना चाहिए जो हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ओके, और अगर आपको नहीं, कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत लगती है, प्लीज़ लेट अस नो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। ओके, सो आज अगले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लग गई थी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। होप सो that we are hoping from our side that at least now you have understood कि how to do the elimination in your exam. Okay, and you understood and our basic motto also lies here only. हमारा इससे beyond कोई basic motto नहीं है कि आप जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। PYQs जो हम एनालिसिस कराने की आपको कोशिश कर रहे हैं, हमारा मोटो यहीं पर जाके है, आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को आप कनेक्ट कर लीजिए कि अब आपने पढ़ लिया है, आपको सारी नॉलेज हो चुकी है सारे टॉपिक्स के बारे में। आपको बेसिकली अब किस बात पर ध्यान देना है कि आपको इसका कनेक्शन कैसे बनाना है PYQs का यूज करके। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव टेस्ट पेपर्स रेगुलरली। प्लीज अब टेस्ट लगाइए। अब ऐसा टाइम आ चुका है, आपका मार्च फिनिश होने के लिए आ चुका है। अब तो आपको रेगुलर अप टू योर एटलीस्ट आई वुड से दैट 1 वीक बिफोर। ओके, आपका मन है आप कर सकते हैं तो प्लीज 3-4 डेज बिफोर तक भी, बट इससे ज्यादा नहीं, एटलीस्ट नॉट बिफोर एग्जाम। अपने एग्जाम के पहले तो कभी भी कोई PYQ या फिर आप PYQ तो आपके पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और आपके टेस्ट पेपर एक दिन पहले मत लगाइए, एक दिन पहले अपने आप को टेस्ट मत कीजिए कि मुझे कितना आता है, राइट? क्योंकि आप वो एक रात में कुछ नहीं बदल पाएंगे, एक रात में कुछ नहीं बदलने वाला है। जो बदलेगा वो आपकी इतने महीने की जो प्रिपरेशन है उसी से बदलने वाला है। ओके, सो उसको मत छेड़िएगा। लेकिन हाँ, एक हफ्ते पहले तक जितने भी, आज से सोच लीजिए, रोज टेस्ट दीजिए, उसी इन्वायरमेंट में बैठिए। रोज नहीं दे सकते तो प्लीज ट्राई कीजिए कि ऑल्टरनेटिव डेज पर दें। अब तक आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो चुकी हो कि जब आप टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करें तो ऐसा आपको ना लगे कि अरे अभी मुझे तो ये तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही कवर करना है। कोई टॉपिक छूटा हुआ है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर किसी तरीके से, नए तरीके से उस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश मत कीजिए। इट विल टेक्स योर लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, अब आप इस स्टेज में आ चुके हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ आपकी जो 25 मई को जो लोग 25 मई को जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो अब इस स्टेज में हैं कि वो जो है अब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि मेरे रिवीजन में कमी है या मुझे आता है, मैं उसको जो है रिकॉल आप तभी नहीं कर पाओगे जब आपका रिवीजन नहीं होगा। ओके, या फिर आपके पेपर सॉल्व करने में कमी है कि आता हुआ भी आप गलत करके आ रहे हैं। पीपल डू दैट मिस्टेक। ओके, कि आती हुई चीजें भी कभी कभी हम गलत कर देते हैं। सो आप यहाँ पे इन चीजों को तभी ध्यान दे पाएंगे जब आप एक इन्वायरमेंट में बैठ के 2 घंटे बैठना है आपको, 9:30 से 9:30 से 11:30 11:30 तक, राइट? यही आपका टाइम होता है पेपर का। इसी इन्वायरमेंट में बैठिए। इवन अगर आप टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन नहीं की है आपने, इन केस टू द पीपल हु हैव नॉट ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, इट्स बेटर कि प्लीज आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होता है, एक माहौल क्रिएट होता है, आप उसी माहौल में बैठते हैं, उतने ही बच्चों के साथ बैठते हैं, और फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट भी आपका उसी तरीके से आएगा कि आप बाकी लोगों से कंपेयर कर पाएंगे। फिर आप सेल्फ इवेल्युएशन कर लीजिए। ठीक है, ऐसा लगता है, ऐसा डर रहता है कि अरे कम मार्क्स आएंगे, बेइज्जती होगी। डजंट मैटर, आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, यही इन टेस्ट से जब आप इंप्रूव कर लेंगे इन्हीं टेस्ट के साथ, तब आपको फाइनल मार्क्स आपके अच्छे आना चाहिए जो आपको मेंस में एंट्री देंगे, राइट?
So don't forget to test yourself. It's the time right now to before giving the final test. आप प्लीज प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए और PYQs को समझिए अच्छे से. PYQs को जितना हो सकता है उनको भी रिवाइज कीजिए. रिवाइज इन द सेंस डोंट ओनली जंप टू द आंसर्स. डेफिनेटली आंसर पता होना चाहिए, लेकिन उनके की टर्म्स क्या हैं उस PYQs में, उनके बारे में पता होना चाहिए. एरियाज अपना पेपर में डिसाइड कर लीजिए कि दीज आर द एरियाज, मुझे इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और बाकी जो एरिया है फोकस तो करूंगा हो सकता है, लेकिन इन एरियाज को तो मैं किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा, इनका डेप्थ एनालिसिस करूंगा. ओके इतना बेकार भी यूपीएससी नहीं है, ऐसा भी टेस्ट नहीं लेता है आपका कि आपको बिल्कुल ही कुछ ना पता हो. थोड़ा बहुत हो सकता है उसके सराउंडिंग में ही आपसे टेस्ट लेगा. ओके और एक कोई टॉपिक ऐसा हमेशा आता है, ईदर योर पॉलिटी, इवन इन योर 2024 पॉलिटी बहुत इजी आया था. ओके और लोगों को लगा था कि पेपर तो बहुत इजी है, बट एक सब्जेक्ट के इजी होने से नहीं, लेकिन वो आपका प्लस फैक्टर बन सकता है. एक प्लस फैक्टर की तरह वो वहां पे काम कर सकता है. इसलिए जो भी आपका अच्छा सब्जेक्ट है उस पर फुली कंसंट्रेट भी इतना मत हो जाइए कि बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दे, और इतना फ्रेगमेंटेड तरीके से भी प्रिपरेशन नहीं कीजिए कि आप किसी भी टॉपिक को अच्छा ना कर पाए. जो पसंद है जो सब्जेक्ट, उससे तो चांसेस होना चाहिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. और जो थोड़े कम पसंद है उनसे एटलीस्ट अगर उस टॉपिक में से उस सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आते हो तो आप इस हालात में हो कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और 3 क्वेश्चन ऐसे हों कि उनको छोड़ दीजिए अगर नहीं आता है, क्योंकि आप वहां रिस्क नहीं ले सकते. रिस्क आप उन्हीं क्वेश्चंस में ले सकते हैं जिनमें आपको आइडिया हो कि ओके इसमें करेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं. थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, थोड़ा बहुत लॉजिक आपका काम करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. अब इसी क्वेश्चंस के PYQs की जो सीरीज चल रही है हमारी, इसी में आगे बढ़ते हैं. प्लीज ये फ्री में अवेलेबल है राइट, इसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है आपका, तो प्लीज एटलीस्ट वॉच दिस सीरीज. आपको आइडिया ही लगेगा, आपको कुछ ना कुछ इसका फायदा ही मिलेगा. ओके और जो भी हमारी तरफ से आपको लगे कि हमें सुधार कर लेना चाहिए, हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप बताइए, वी आर रेडी फॉर दैट. ओके सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकल कंजुगेटिव वैक्सीन. ओके वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. ये भी अराउंड आपका 21 या 22 के अराउंड में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्योंकि उस समय बेसिकली कोरोना का एसोसिएशन बहुत ज़्यादा था, तो आपका इन टॉपिक्स पर कॉन्सेंट्रेट भी ज़्यादा था क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट की वहाँ पे स्टेज चल रही थी राइट आपकी. सो दीज वैक्सीन्स आर, तो अब आप ये देखेंगे कि सिर्फ जो वैक्सीन बन रही है उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे. वैक्सीन टेक्नोलॉजी होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. और वायरसेस से रिलेटेड और जो भी बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जा सकता है. ये यूपीएससी का एनालिसिस होता है कि सिर्फ यूपीएससी कोई करंट टॉपिक अगर आपका चल रहा है तो आपको उसकी सराउंडिंग के बारे में भी सोचना है. ओके सो अगर कोई नई वैक्सीन आई, सपोज आपकी HIV के के लिए कोई वैक्सीन आ गई. ओके तो आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कितने टाइप की होती है, किस तरीके से वैक्सीन बनती है, और फिर आप HIV के लिए सपोज अगर कोई वैक्सीन आई है किसी भी बीमारी के लिए तो उस वैक्सीन का यूटिलाइजेशन क्या है. ओके और वो किस टेक्नोलॉजी पर बनी है, क्योंकि वैक्सीन भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर बनती हैं. ओके अलग अलग उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वैक्सीन बनने के, तो उन चीजों पर आप जो है कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ठीक है सो these vaccines are effective against pneumonia as well as your meningitis and sepsis. Okay आपकी जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स होती हैं वो कहाँ कहाँ पे इफेक्टिव होती हैं, आपकी निमोनिया, आपका मेनिंजाइटिस और आपकी सेप्सिस पर. डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक्स ओके दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस. These vaccines have no side effect and cause a no allergies reaction. अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखें
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। सिंपल सी बात को रिकॉल कर लीजिए, जब आपने कोविड-19 से रिलेटेड जब वैक्सीन को आपको लगाया गया था, जब वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कोविड-19 के लिए चलाया गया था, तब आपने देखा था कि जब वो वैक्सीन अप्लाई होती है तब उस टाइम पे क्या होता है, आप जब वैक्सीन लेते हैं उसके कुछ घंटे बाद 4 to 5 पीरियड के बाद क्या होता है, 4 to 5 पीरियड के बाद में आपका जो है आपको सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है आपको बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आपको फीवर आ जाए। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, राइट। सो दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जीज, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। वैक्सीन का हमेशा साइड इफेक्ट होता है, राइट। सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हम इसको काट देंगे। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, 1 2 3 हट गया, डी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया ना, यू लेफ्ट विद द 2 ऑप्शंस। तो जनरल ऑब्जर्वेशन है आपका, अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीन ली है, सभी नहीं ली है, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में कवरेज किया गया है, आपने उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया है, राइट। तो अगर आपको नहीं भी पता है चीजें, आपका सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, दैट्स व्हाई यूपीएससी इज नॉट लिमिटेड टू योर बुकिश नॉलेज। आपका बचपन से लेके अभी तक के बारे में जितनी भी आपकी चीजों का ऑब्जर्वेशन है, आप उस वहां पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ओके। सो dependence on antibiotics that are not effective against drug resistance bacteria can be reduced, right। आपकी एंटीबायोटिक्स है, अगर वो जो है आपकी इफेक्टिव नहीं है, तो वहां पे भी इसका यूटिलाइजेशन आपका किया जा सकता है। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट आपका। एंड दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज जो मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। हाँ, कहीं कहीं पे जो है आपकी ये जो वैक्सीन है, ये कुछ कुछ परसेंटेज इसके चांसेस हैं कि वहाँ पे इफेक्टिव है, ओके। सो योर ऑप्शन वुड बी 1 and 2। जब सेकेंड स्टेटमेंट अगर आपने करेक्ट फाइंड आउट कर लिया, तो आपका फर्स्ट भी करेक्ट मतलब फर्स्ट ए जो टॉप आंसर है आपका, जो आपको ऑप्शन दे रखा है, वो एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बचेगा आंसर 1 and 2, ओके ओके। So this vaccine is 80% effective against meningitis, sepsis, pneumonia. This is a right statement, okay. Pneumococcal conjugative vaccine have reduced the burden of antibiotics resistant bacterial disease globally, says the latent study थी ये Lancet। हाँ, कभी भी आपको ये Lancet की रिपोर्ट मिले, प्लीज इसको पढ़िए, ओके। कहीं भी अगर मेंशन होके आ रहा है किसी भी पेज में, ओके, अगर आप सपोज 2026 में जो है आप पेपर देने जा रहे हैं और वहां पे आपको ये जो है मिलता है लेंसेट स्टडी के बारे में, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लेंसेट स्टडी ने ये नया फाइंड आउट किया है, ओके। आई थिंक ऑन सम डेज, ऑन संडेज, आई थिंक हिंदू के पेपर में एक पर्टिकुलर डे होता है, राइट, द हिंदू में, आई डोंट रिमेंबर दैट डे पर्टिकुलरली, बट उस डे पे साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो है आपका न्यूज़ आती है, राइट। तो वहाँ पे कई बार जो है लेंसेट की स्टडीज आती हैं, ओके। सो अगर आपको इससे रिलेटेड स्टडी और आगे कभी मिलती हैं तो प्लीज इनको पढ़िए। आई एम नॉट टेलिंग टू द पीपल दोज आर ऑलरेडी गिविंग द पेपर ऑफ 2025, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 2026 एग्जाम, ओके। तो आप प्लीज ये लेंसेट की स्टडी को पढ़िए एंड आई हैव ऑल द बेस्ट विशेस टू द 2025 पीपल, ओके। दोज आर गोइंग टू गिव एग्जाम ऑन 2025 में, दैट आप क्वालिफाई करें, आगे आपको कहाँ काम आएगी, मेंस में काम आएगी, राइट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट योर ACE2। इसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है। अभी लगेगा कि ये ACE2 है क्या, लेकिन उस टाइम जब ये क्वेश्चन आया था तब वही था, कोविड-19 का टाइम था, 2020 से लेके 21-22 का टाइम, ओके। तो उस समय पर जो था ये बहुत करंट टॉपिक था, तो बच्चों को जो है इसके बारे में आंसर बहुत आसानी से पता था। इट बिकेम द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट कि इसका उन्होंने आंसर फाइंड आउट कर लिया था,
बट अब ये क्वेश्चन तब पूछा हुआ था, लेकिन ACE2 जो है एक्चुअली आपका क्या है, ये एक एंजाइम है आपका, इसका फुल फॉर्म है एंगियोटेंसिन, A फॉर एंगियोटेंसिन आपका, ओके, एंगियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। That is the full form of ACE2. I am giving you knowledge about this particular enzyme. I just want to tell you in a very simplest way. आपका जो सेल होता है उसको जो मैसेजिंग जाती है, राइट, हर सेल को एक मैसेजिंग जाती है, तभी आपके न्यूरो सेल्स भी होते हैं। आपका जो सपोज आई एम मूविंग माई हैंड्स राइट नाउ, हाउ आई एम मूविंग इट, मेरी न्यूरो सेल को जो है मैसेजिंग जा रही है, वहां से वर्किंग हो रही है और ट्रांसफर हो रहा है मैसेज, एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग, दैट्स व्हाई आई एम जितने मेरे सेल्स का कनेक्शन हो रहा है, मैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं, हम हैंड्स का मूवमेंट्स कर पा रहे हैं, दैट इज द मीनिंग। ओके, तो हर सेल में क्या होता है, मैसेजिंग होना स्टार्ट होती है। तो सिमिलरली ACE2 क्या है, एक एंजाइम है जो आपके सेल का फर्स्ट गेट कीपर की तरह काम करता है। तो किसी को भी अंदर जाना है तो पहले किससे पूछना पड़ेगा, गेट कीपर से पूछना पड़ेगा, राइट। और सार्स कोविड-2 जब आया था, ये गेट कीपर जो था ये पूछ नहीं पा रहा था, उस बेसिकली बिना परमिशन लिए कोविड का वायरस एंटर कर रहा था आपकी बॉडी में, इसलिए लोग इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो अगर किसी वायरस की एंट्रेंस रोकनी है तो पहले गेट ही इतना मजबूत होना चाहिए कि सेल में एंट्री ही ना हो पाए उस वायरस की, राइट। सो अब मैंने आपको सिंपल सा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका मतलब क्या, जीन इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, नहीं, हम जीन के इंट्रोडक्शन की थोड़ी बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सेट, इसका तो कोई इससे रिलेशन ही नहीं है। रेडियो कॉलर फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, रेडियो कॉलर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टैग लगा दिया जाता है ताकि वो लोग उस जो टैग लगाया गया है, रेडियो वेव एनर्जीज का जो यूज किया गया है, उसको क्या करते हैं, ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पेंगुइन को अभी जो, नॉट पेंगुइन, आई एम सॉरी, आपका एक और जो है आपका अभी लेटली उसके बारे में क्वेश्चन भी आएगा, दैट is your pangolin. Okay, I was getting little that was in my mind, but unable to recall. I am also so आपका जो पेंगोलिन है, हम आपका रेडियो कॉल टैगिंग की बात करें, पेंगोलिन को भी रिसेंटली रेडियो टैग किया गया था, रिसेंटली, नॉट इन immediate year, it's like 3 years later, 3 years back, okay, not later, 3 years back जो है रेडियो टैग किया गया था आपकी पेंगोलिन्स को, ताकि उन्हें उनकी ट्रैकिंग की जा सके। ओके, बहुत सारे जो आपके एंडेंजर थ्रेटेंड एलिमेंट्स होते हैं उनको रेडियो टैग कर दिया जाता है ताकि उनकी ट्रैकिंग रखी जा सके। ओके, क्योंकि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग में इनका यूज़ किया जाता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी बॉडी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग ना हो इसलिए इनको रेडियो टैग कर दिया जाता है। ओके, और इनकी पॉपुलेशन को भी जो है इससे क्या ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। ठीक है, सो किस चीज़ में, स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज में जो है, ये इसका प्रोमिनेंट जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसका आंसर दिया है आपको। ओके, सार्स कोविड-2 वायरस आपका एंटर्स अ ह्यूमन सेल थ्रू ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं आपके, विच वर्क एज अ गेटवेज, विच आर एंजाइम्स दैट जनरेट स्मॉल प्रोटीन दैट आर यूजफुल फॉर द सेल। ओके, with reference to recent development regarding आपकी recombinant vector vaccine, okay,
रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। ये उसी टाइम के क्वेश्चन है, आपके 21-22 का पीरियड जो था उस टाइम पर ये क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे, उसी टाइम के आपके ये क्वेश्चन है। थोड़ा आप इस क्वेश्चन को लीजिए, मैं बस 10 सेकेंड का ब्रेक लूँगी फॉर वाटर। ओके, just a second and then we will move forward. Okay, ओके सो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। ओके, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज अ वेक्टर। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बैक्टीरिया और वायरसेस का यूज एज अ वेक्टर किया जाता है। दे कैरी दैट एलिमेंट विच नीड्स द चेंज, जिस एलिमेंट के थ्रू चेंज लाया जा सकता है कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में किसी चेंज की ज़रूरत है, किसी डिसीज से फाइट करने के लिए, या किसी अनदर वायरस से जो हार्म कर रहा है और आप एंटीबॉडीज रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। बेसिकली क्या होता है, आपने कोई वैक्सीन लगाई है तो वैक्सीन क्या करती है, आपकी एंटीबॉडीज को जो है वायरस होता है जो चल के आपकी बॉडी को आगे चल के इफेक्ट करेगा, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी एंटीबॉडीज को। आपको किसी भी डिसीज से फाइट करना है, अगर आपकी बॉडी में आपकी इम्यूनिटी, इसलिए बोलते हैं इम्यूनिटी अच्छी होना ज़रूरी है। इम्यूनिटी अच्छी होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में इतनी क्षमता हो कि जो फॉरेन वायरस आए, फॉरेन इन्वेजन हो, जिस तरीके से एक देश में क्षमता होना चाहिए कि अगर फॉरेन इन्वेजन होता है तो उस फॉरेन इन्वेजन से फाइट कर सके आपकी कंट्री, राइट। सो सिमिलरली योर बॉडी ऑल्सो इफेक्ट जो है बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है आपका। फॉरेन वायरसेस जो आते हैं, फॉरेन एंजाइम्स जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, वहां पे आपकी बॉडी रेडी हो टू फाइट दोज थिंग्स। सो वहां पे किसकी जरूरत होगी, एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। ओके, सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन की बात की जा रही है। ओके, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। डेफिनेटली इसको अप्लाई किया जाता है बिकॉज आपका बैक्टीरिया और वायरसेस में चेंज करके ही आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को भेजते हो, और जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्नोलॉजी। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड योर आंसर वुड बी बोथ 1 and 2। थोड़ा सा और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती है। टाइप ऑफ वैक्सीन है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप की वैक्सीन्स होती हैं। ओके, एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स भी होती हैं आपकी, वो किस तरीके से वर्क करती हैं। सो आप इस टॉपिक को प्लीज कवर कर लीजिएगा टाइप ऑफ वैक्सीन में। ओके, आर बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आर बैक्टीरिया और वायरसेस दैट आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू कैरी एक्स्ट्रा जीन ड्राइव फ्रॉम अ पैथोजन। ओके, सो आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, is applied in the development of recombinant vector vaccine and its involved technique to modify the आपका जेनेटिक मटेरियल। ओके, आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है, राइट। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड thus change the phenotype of the host organism. It include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer. Okay, ये टॉपिक भी प्लीज आप अलग से कवर कर लीजिएगा। ये जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग, दीज आर नाउ द बेसिक टॉपिक ऑफ योर बायोलॉजी। ओके, क्योंकि सीप क्लोनिंग आपने पढ़ा होगा, ये आप कहाँ कवर कर लोगे, जब आप 9th to 12th की एनसीईआरटीज पढ़ेंगे आप वहां पर इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ओके, ओके, पूछा गया है आपका हेरिडिटरी डिसीज के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड का ब्रेक है बस। ओके, फॉर अ सेकंड ओनली वी आर टेकिंग ब्रेक, और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़े से जो है आपके
हैवी टॉपिक भी लगने लगते हैं, जब हमें इनका आइडिया नहीं होता तब हैवी लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस हैवीनेस को थोड़ा कम रखना है हमें, और टॉपिक के बारे में पढ़ते जाना है, इनको अप्लाई करते जाना है, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। In the context of hereditary disease, consider the following statement. Passing on mitochondrial disease from parent to child, okay? Parent to child can be prevented by माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है आपका, राइट? आपके सेल्स में एक पार्ट होता है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया भी होता है। इट्स अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है इसको, राइट? So mitochondrial replacement therapy either before after in vitro fertilization of egg. In vitro क्या पूछा गया? In vitro fertilization क्या है आपका? IVF. अब इससे तो आपको अवेयर होना चाहिए, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जिनको पेरेंट्स बनना है वो इसी टेक्नोलॉजी का आज यूज कर रहे हैं, राइट? सो आपको IVF के बारे में पता होना चाहिए। अ चाइल्ड इनहेरिटेड mitochondrial disease, okay, entirely from mother, not from father. That is a very basic question and it's related to your basic topic of biology. माइट्रोकॉन्ड्रियल जो डिसीज होती है उसका एसोसिएशन, जब वो आपकी इनहेरिटेड डिसीज ही होती है। जब हेरिटेंस इनहेरिटेंस रिलेटेड आप डिसीज को पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको पता चलेगा। सो इट्स मीन आप सिर्फ अपने यहाँ तक सीमित नहीं रखिए कि पेरेंट्स आपको सिर्फ प्रॉपर्टी देंगे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ही आपको मिलेगी, आपको डिसीज भी मिल सकती हैं आपकी विरासत में, ओके? एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट? सो यहाँ पे अगर हमें बेसिक बायो का नॉलेज है तो बहुत लाइटर वे में एक्चुअली जब गवर्नमेंट का ये फोकस भी है, पेरेंटिंग जो होती है उसको बहुत लाइटर वे में ले लिया जाता है, और बच्चे और माँ को बहुत हेल्थ को बहुत लाइटेस्ट वे में ले लिया जाता है कि ये तो यार ठीक है ना, जस्ट कि फैमिली को आगे बढ़ाना है तो एक वन ऑफ द वे है, राइट? दुनिया को आगे बढ़ाना है, इट्स वन ऑफ द वे, बट इट्स नॉट दैट ईजी। इसलिए लोगों को अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से। ये तभी आएगा आप जब ये एजुकेशन लोगों को होना स्टार्ट होगी। एजुकेशन हर टॉपिक के बारे में, अगर आपकी जो रोज की डेली टू डेली की लाइफ है उसके बारे में एजुकेशन होना अच्छी होना ज़रूरी है आपको, राइट? टू लिव अ गुड लाइफ। बेसिक एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट अगर बेसिक एजुकेशन की इतनी ज़्यादा बात कर रही है तो प्लीज़ आप अपने आजू बाजू के लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जिनकी अवेयरनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, प्लीज़ उनको कोशिश कीजिए। माना कि थॉट्स में चेंज लाना बहुत टफ होता है, आप इतनी जल्दी किसी का बिहेवियर नहीं बदल सकते हैं, बट चेंज लाया जा सकता है, ओके? सो दीज आर योर, आपका हेरिडिटी डिसीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आप माइक्रोकॉन्ड्रियल जो डिसीज होती है वो आपकी एसोसिएटेड होती है मदर से, तो ये आपकी मदर से जो है ट्रांसफर हो सकती है बच्चे में। और यहाँ पे जो टॉपिक एक्चुअली ये लोग बात कर रहे हैं, बहुत पहले ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था। IVF क्या होता है? IVF कैन बी योर थ्री पेरेंट बेबी भी बोल सकते हैं। 3 पेरेंट बेबी जो टेक्नोलॉजी होती है IVF में हो सकता है कि किसी को दोनों पेरेंट्स में किसी को भी दिक्कत हो सकती है, इधर इशू ऑफ अ मदर, इधर इशू ऑफ द फादर, ओके? और ऐसा हो सकता है मदर इज नॉट एबल टू कैरी कि हो सकता है कि जो जो आपका एमलगेशन, जो आपका स्पर्म एंड आपका एक्स का फ्यूजन जो होना है वो मदर की बॉडी में नहीं हो पा रहा हो, ओके? तो उसको भी आउटसाइड किया जा सकता है आपका लैब्स में, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, राइट? और ऐसा हो सकता है कि आपकी 2 पेरेंट्स के बीच में किसी पेरेंट्स को जो है आपका जो आपकी 6 क्रोमोसोम्स हैं उनमें किसी को कोई इशू हो, राइट? तो और आपका एक्स और स्पर्म्स हैं उसमें हो सकता है किसी को जो है कोई इशू हो उन सेल्स में, आपके किसी एक पेरेंट को, तो वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति का जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट यूज़ करके IVF टेक्नोलॉजीज के थ्रू, जिसको भी पेरेंटिंग जो है पेरेंटिंग का
आगे चल के पेरेंट बनना है वो इस चीज़ का IVF टेक्नोलॉजी का आज के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ very not a very recent technology is now little older but utilization बहुत ज़्यादा होना अब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लोगों को एक ऑल्टरनेटिव तरीका मिल गया है, राइट? जो लोग पेरेंट नहीं बन पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, अब उनके पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, वो पेरेंटहुड बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से हियर दैट पेरेंटहुड लोग एंजॉय कर सकते हैं, राइट? सो because if somebody is not a parent, that in society it's a very taboo thing, right? And very stereotype thing also. So हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा लोगों को हार्म करने के लिए नहीं होती है। लिमिट के बियॉन्ड करोगे तो हार्मनेस है, लिमिट के अंदर करोगे तो हमेशा फायदा है टेक्नोलॉजी का। इट्स डिपेंड ऑन अस, राइट? So passing on mitochondrial disease from parents to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after IVF. Okay, so your both statement are correct. So your answer would be both 1 and C. माइक्रोकॉन्ड्रियल डिसीज क्या होती है, प्लीज इसके बारे में फाइंड आउट करना। इट इज आपकी हेरिटेंस इसका जो मिलता है मदर से मिलता है। ओके, माइक्रोकॉन्ड्रिया में बेसिकली डिफेक्ट हो जाता है आपका, और माइक्रोकॉन्ड्रिया इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। इट्स प्रोड्यूस पावर जनरेशन, इसी एरिया को बोला जाता है। तो बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो प्लीज़ इस टॉपिक से अवेयर रहिए, और 3 पेरेंटिंग बेबी से अवेयर रहिए कि 3 पेरेंटिंग बेबी किस किस तरीके से इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ओके, मैंने बोला था कि बहुत न्यू नहीं है, लगभग थोड़ा पुराना हो चुका है। 3 पेरेंट बेबी न्यूज़ कब था? 2016 में था। बेसिकली द मदर हैज़ फॉल्टी माइक्रोकॉन्ड्रिया DNA, सो द बेबी विल हैव द डिसीज। सो to prevent it, you have to remove the mother X nuclear material, okay, transfer it to the another woman egg, then fertilize that second woman egg with the father sperm. This disease comes because of mother. आपका mitochondrial replacement therapy is a form of reproductive in vitro fertilization that works on the principle of replacing woman mitochondrial DNA with donor healthy one, right? So यहाँ पे आपका ये सारी चीजें हैं। एंड माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी कंप्राइज डिफरेंट टेक्निक, स्पाइंडल्स ट्रांसफर, प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर एंड पोलर बॉडी ट्रांसफर। ओके ओके, तो जो मदर का माइक्रोकॉन्ड्रियल डिफेक्टेड जो एरिया होता है, उस सेल को जो दूसरी महिला है, जो हेल्दी महिला है उस वे में, उससे रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है यहाँ पे। ओके, अब आपका अगला हम जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, विच ऑफ द एवर कैन बी कल्चर्ड इन अ आर्टिफिशियल मीडियम में जो है किनको बनाया जा सकता है। ओके, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है आर्टिफिशियल मीडियम में किनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में बैक्टीरिया आपका प्रोड्यूस किया जा सकता है, फंगी आपका प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसी बहुत सारी फंगीज हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती हैं, इसको आपको लैब के एनवायरनमेंट में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके बैक्टीरिया जो होते हैं, इनको भी जो है लैब एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड आता है तो आपका वायरस आप देखो कि वायरस को एक आर्टिफिशियल मीडियम दे के ग्रो किया जा सकता है लैब में। वायरस को हम ग्रो कर सकते हैं क्या? तो वायरस का है, वायरस कांट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम ड्यू टू लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन एंड डिपेंडेंट टोटली ऑन द होस्ट सेल फॉर द रेप्लिकेशन। वायरस की प्रॉपर्टी क्या होती है? वायरस ऐसे ही नहीं हवा में सिर्फ घूम रहा होता है या डिफेक्ट कर, वायरस को रिप्लिकेट करने के लिए, अपना फंक्शन दिखाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक होस्ट सेल चाहिए होता है, राइट? एक होस्ट चाहिए होता है, तब जाके वो होस्ट सेल के थ्रू अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, तब जाके उसका इफेक्ट देखने को मिलता है।
ओके। तो वायरस की प्रॉपर्टी होती है, वायरस को जो है कोई एक मीडियम चाहिए होता है, ओके, होस्ट चाहिए होता है, बेसिकली उस मीडियम में एक होस्ट चाहिए होता है जहां पर वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। इसलिए जो है आपका जब वायरस वाला आप आंसर इसको देखोगे, और यहाँ पे अगर आप 3 ऑप्शन को हटा दो, यू लेफ्ट विद द 1 and 2, ओके। बैक्टीरिया और फंगी जो है आपका आर्टिफिशियल मीडियम, मतलब लैब का जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसमें क्रिएट किया जाता है, और वायरस को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक होस्ट सेल चाहिए होगा। होस्ट सेल कौन होता है? आपका एनिमल हो सकता है, आपका प्लांट सेल्स हो सकते हैं, ओके। So bacteria can be grown in synthetic cultured media. DNA of bacteria, okay, उसका क्या होता है? ई कोली करके, बेसिकली इसको जो वट्टा फित्ता, ये इसका फुल फॉर्म है, ई कोली इसको बोला जाता है, ओके। ई कोली has been rewritten by researcher and fashioning of synthetic genome 4 times larger and far more complex than in previously created. Fungi can be grown in synthetic culture in a pure synthetic medium. 4 allergologically important fungi: Aspergillus, Famigertus, Alternaria penicillium, okay, and Cladosporium हर्बर जो है आपकी कल्चर्ड की गई है आपकी सिंथेटिक इन्वायरमेंट में, ओके। सो वायरस को जो है आर्टिफिशियल मीडियम में क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका खुद का जो मशीनरी होती है वो ड्यू टू लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी, खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है इसको कोई एक होस्ट सेल चाहिए होता है, ओके। सो वहाँ पे इसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज योर एसोसिएटेड विद, अगेन वायरस से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ओके। आपको नॉर्मल जो ये कोल्ड होता है, हम बहुत कम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हमें खांसी क्यों हो रही है, हमें कोल्ड क्यों हो रहा है। तो नॉर्मल रोज की हमारी मतलब रोज की इन द सेंस सीजनली ये चीज़ें होती रहती हैं, राइट, बट वेरी लेस हम इन सब चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से अगर व्यक्ति ऑब्जर्व करना अपने आप को स्टार्ट कर दे तो शायद आंसर्स यूपीएससी के फाइंड आउट हो जाए, राइट। सो adenovirus have single-stranded DNA genome, okay, whereas retrovirus have double-stranded DNA genome. अब थोड़ा ये ज़्यादा टेक्निकल ही है, मैं बोलूँगी, अगर जिसको बायोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। बट एडेनोवायरस आपका किससे रिलेटेड होता है? आपका कॉमन कोल्ड से रिलेटेड होता है, ओके। आपको कॉमन कोल्ड जो होता है वो जनरली किससे इन्फेक्ट होके होता है? एडेनोवायरस से इन्फेक्ट होके होता है। एंड इट हैज एसोसिएशन ऑफ योर, आपका ये कौन सा होता है? आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, ओके। सो आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। एंड वेयर इज योर AIDS caused by retrovirus. Retrovirus is a single strand DNA and your adenovirus is the double strand DNA, okay. So your second statement is correct. Your answer would be B, that is your second. आपको भी यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, इतना आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल गया। आगे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो कि आपका वायरसेस के जो डीएनए होते हैं वो किस आपका कौन से डबल स्ट्रैंड होता है या सिंगल स्ट्रैंड होता है, ओके। एंड यहाँ पे आपको एक जैसे कॉमन जानकारी है ना, एड्स इज अ वायरस डिसीज है, आपकी HIV वायरस से होती है, राइट। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप गूगल करेंगे ना, तो विकिपीडिया पे ही स्टार्टिंग की 4 से 5 लाइन में इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी डिसीजेज हैं वायरस के थ्रू हो रही हैं, बैक्टीरियल डिसीजेज जो हैं आपकी, फंगी से रिलेटेड डिसीज हैं आपकी, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए प्लीज, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना आपका ऑब्जर्वेशन हो गया है, राइट। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, थोड़ा एनसीईआरटीज को अच्छा रखिए, जो बेसिक नॉलेज है कि डीएनए आरएनए का डिफरेंस क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जीन क्या होते हैं आपके,
और जो डिसीजेज है, बिकॉज आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज में ये डिसीज कवर हैं आपकी, राइट? आपकी HIV के लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट इतनी सारी लेके आता है, तो हमें इन टॉपिक्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। और सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तक ही सिर्फ हमें सीमित नहीं रहना है, हमें इन डिसीज़ के बारे में, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्ज़ाम, और UPSC एग्ज़ाम में कमीशन की आपसे इतनी जो है वो आपसे उम्मीद रख रहा है कि आप इतना तो पढ़ेंगे। यही एनालिसिस का तो मतलब है। एनालिसिस हम PYQs क्यों कर रहे हैं? अदरवाइज आपको जानकारी मिल जाए कि आपको कितना डेप्थ में जाना है। बहुत नहीं कि बिल्कुल आप आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको जनरल लेकिन जानकारी होना चाहिए। जनरल ये हमसे एक्सपेक्टेशंस है जब हम UPSC के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक एस्पिरेंट से जनरल ये एक्सपेक्टेशन होती है आपकी, राइट? सो इन चीज़ों पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ओके? अब क्वेश्चन आता है आपका, इन सारे ऑप्शंस जो इन्होंने दिए हैं, इन्होंने पूछा है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ओके, आपके फूड चेन ऑफ ओशियन में पूछा है। फूड चेन ऑफ ओशियन में पूछा है। तो NCERT की अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको दो जो ऑप्शन दिए हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड टाइटम्स, इनके बारे में आपको पता है, राइट? सो आप अगर आपने थोड़ा बहुत NCERT को ठीक से पढ़ा है तो टाइटम्स के बारे में मेंशन है। और टाइटम्स जो होते हैं आपके जो होते हैं फर्स्ट चेन प्रोड्यूसर जो होते हैं फूड के, वो आपके डाइटम्स होते हैं इन ओशियन। सो अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट पता है तो आप यहाँ पर D एलिमिनेट कर लेंगे, यहाँ पर 1 और 2 एलिमिनेट कर देंगे। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन UPSC पूछ रहा है आपसे तो जनरली वो आपको ओके इस तरीके का ऑप्शन देगा जहां पे आप एलिमिनेट कर ले जाएं, ओके? सो आप कितने ऑप्शंस के साथ बचे? अब आप बचे हैं थर्ड और फोर्थ, हो सकता है या तो सेकंड या 3 हो सकता है। बट साइनोबैक्टीरिया जो आपका है, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपने जनरल टर्म में इसको सुना है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे हम इसको बोलते हैं, ओके? सो ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल होगा इसमें, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ओके? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, दोज आर योर ऑटोट्रॉप्स। तो साइनोबैक्टीरिया हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोट्रॉप्स। इसको ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। कंप्लीट एल्गे तो नहीं होता है ये, राइट? बट इन नियर बाय होता है उसके, तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जैसे ग्रीन प्लांट में होता है, इसलिए आपका। और आइटम्स क्या होते हैं? आपके प्लैंकटन होते हैं। एंड यू नो दैट कि वाटर कल्चर प्लैंकटन जो होते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर होते हैं, फूड होता है आपका, फर्स्ट फूड होता है वो, राइट? तो आपका ये ऑप्शन क्या बचेगा? आपका 3 और 4 गलत हो गया। आपका ऑप्शन क्या बचा? 2 और 3, ओके? ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के बाद अगर एक और क्वेश्चन तक हम कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चन के लगभग हम कवर कर लें, और फिर जो है आगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ओके? ओके, जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं एनिमल्स के, हेड के गॉग, मरमोट, पेंगोलिन। अब इनमें पूछा गया है टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय द प्रेडेटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट इट्स देयर वनरेबल पार्ट्स, ओके? अपने आप को कौन से एनिमल प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो ये जो पेंगोलिन है, इसके बारे में उस समय रिसेंटली न्यूज में था पेंगोलिन, क्योंकि इसको रेडियो कॉलर्ड किया गया था, रेडियो टैग्ड किया गया था, ओके? आई थिंक मध्य प्रदेश में ही रेडियो टैग इसको किया गया था, इसलिए जो है पेंगोलिन तो न्यूज में था उस टाइम पे। अब आपके बचते हैं 2 और ऑप्शन, हेड के हॉग एंड मरमोट। ये थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन में रिस्क लेना पड़ता है
क्योंकि हो सकता है आप ना अवेयर हो इन बाकी के 2 एनिमल्स के साथ। ओके, तो अगर आप पेंगोलिन से अवेयर हैं, क्योंकि पेंगोलिन था उस टाइम पे न्यूज में, तो आप जो है 1 और 2 करेक्ट कर देंगे, ओनली 2 भी करेक्ट कर हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यू आर लेफ्ट विद द ओनली इट इज अ 3 और 1 3। तो ऐसे एनिमल्स की बेसिकली बात करें जो अपने आप को रोल करके कवर अप कर लें कि सामने वाला जो प्रेडेटर है, ओके, जो शिकार करने के लिए आया हुआ है व्यक्ति, ओके, वो समझ ही नहीं पाए उस चीज को। तो पेंगोलिन की जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी को आप प्लीज सर्च कीजिएगा। इनको थोड़ी हमें कोशिश करेंगे कि हम जब आपको पीडीएफ दें उसमें इनकी जो है आपको प्रॉपर पिक्चर के साथ इसको एसोसिएटेड करें, लेकिन आप खुद से भी जाके इनको चेक करिएगा, इनकी बॉडी का ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। पेंगोलिन की जो बॉडी होती है उसमें जो होता है अपर से जो है कांटा टाइप रहता है, ओके, वेरी शार्प नेल्स टाइप के होते हैं, तो वो पूरी बॉडी में उसके होते हैं। ओके, तो वो अपने आप को रोल ऑन कर सकता है और सामने वाला जो है उसको बाइट भी नहीं कर पाएगा, उसका वो चीज इतनी हार्ड होती है। ओके, सो दैट इज द, सो आपका थर्ड तो पक्का है कि ये करेक्ट है, इसलिए आपका सी और डी में से आंसर होगा। ममोट जो होता है, ये जो रहता है, इसका काम क्या होता है, ये अपने आप को बचा तो लेता है प्रेडेटर से, बट ये खुद की बॉडी का यूज करके नहीं बताता है, बेसिकली अपनी टेक्निक को यूज करके बचाता है। जैसे चूहा किसी बिल में छुप जाए, सिमिलरली ये होल करता है और बिल में जाके छुप जाता है। सो आपका यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, जो अपनी बॉडी से ही अपने आप को बचा ले, सामने वाला प्रेडेटर समझ ही ना पाए, शिकार ही ना कर पाए। तो आपका क्या ऑप्शन बचेगा? फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका वैसे भी आपका हट गया है सेकंड ऑप्शन, लाइक सेकंड ऑप्शन है नहीं, आपको 1 और 3 में से फाइंड आउट करना है, बट मरमूड मैंने बता दिया होता क्या है। हेड के हॉक क्या हो जाएगा? हेड के हॉक जो है इसके पास भी प्रॉपर्टी सेम होती है कि अपनी बॉडी का जो यूज करके कोट ऑफ stiff and sharp spine होती है, so if attacked they will curl into prickly and unappetizing ball that deter most predator. Okay, so इस तरीके से जो है ये जानवर अपने आप को अपनी ही बॉडी का यूज करके प्रेडेटर से बचा ले जाते हैं, और आपका ऑप्शन क्या है? 1 और 3। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली आपको रिस्क लेना पड़ता है कि हो सकता है, क्योंकि आपने 3 आपको पेंगोलिन पता है, पेंगोलिन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, कोई जानवर अगर न्यूज में है तो प्लीज उसके बारे में सर्च कीजिए। बहुत स्टार्टिंग की विकिपीडिया ही खोल लीजिए, 5 से 6 लाइन आपको पढ़नी पड़ेंगी, और स्पेशली विकिपीडिया जो टेबल देती है उसको प्लीज पढ़िए। ओके, कौन से स्ट्राटा से ये बिलोंग करता है इसके बारे में देखिए, इसका स्पेशल फीचर क्या है, IUCN स्टेटस इसका देखिए। ओके, और ये देखिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको कहाँ किस शेड्यूल में रखा गया है। इस तरीके से ही हम एनालिसिस करते हैं। अब ये 3 जानवर अगर यहाँ मेंशन कर रखे हैं, तो अगर पूछे गए तो प्लीज इनके बारे में छोटा छोटा सा नोट्स बना लीजिए। और करंट में अगर किसी जानवर पे फोकस किया जा रहा है तो प्लीज उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, अगर ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो इन जानवर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फिल्टर फीडर के बारे में बात की है, सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी इतने सारे जानवरों की नॉलेज होना थोड़ा सा टफ है। ओके, फिल्टर की बात की है। फिल्टर मीन्स क्या होता है? जो कचरा अलग कर दे। फिल्टर क्या करता है? हम वाटर में भी जब RO यूज किया जाता है उसमें क्या होता है? रिवर्स ऑस्मिलेशन में बेसिकली आपकी जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं, आपकी बॉडी को हार्म करते हैं, उनको हटा दिया जाता है, राइट? So that is the work of filter. So which one of the following filter feeder? It is a catfish, octopus, oyster आपका, और pelican. अब इनके बारे में जानकारी होना थोड़ा कठिन है। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर जो है oyster है। oyster जो है ओशियन में जो आपके फिल्टर फीडर की तरह काम करते हैं। octopus is one of the kind of fish. catfish also आपका एक जैसे ऑयस्टर जो होती है आपकी सेलफिश है, हैव अ यूनिक फिल्टर फीडिंग एबिलिटी इन सेंस दैट इट टेक्स इनटू वाटर थ्रू इट्स गिल्स व्हिच देन फिल्टर इट फॉर न्यूट्रिएंट लाइक सस्पेंडेड फ्रेगमेंट ऑफ द प्लैंक्टन व्हाइल ऑटोमेटिकली ड्रेनिंग आउट द रेस्ट ऑफ द वाटर। ओके, जूलॉजी में इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ फूड
procurement in which food particles or small organism are randomly strained from water. Okay? कि जितने अपनी गिल्स के थ्रू उतना ले लेती है जितना उसको न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है. ठीक है. ऑयस्टर लाइक अ सेलफिश जिसकी क्या एबिलिटी होती है? फिल्टर फीडिंग एबिलिटी होती है, इन अ सेंस दैट इट टेक्स इन अ वाटर थ्रू इट्स गिल्स विच देन फिल्टर इट फॉर द न्यूट्रिएंट. लाइक न्यूट्रिएंट के फिल्टरेशन की जो जितना उसको आवश्यक होती है, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है उनको फिल्टर आउट कर देती है आपकी ऑयस्टर्स. ओके. और अब आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में? बेसिकली इनके टाइप्स जान लीजिए. कैटफिश क्या है, ऑक्टोपस क्या है और पेलिकन क्या है, इनके बारे में आप थोड़ी जानकारी ले लीजिए. ओके. ऑक्टोपस एक फिश होती है, आपने देखा होगा इसके बारे में. तो अगर आप फीफा वर्ल्ड कप से अवेयर हैं तो बहुत टाइम पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ऑक्टोपस से पूछा जाता था कि कौन सी टीम जीतेगी. ओके. सो उस आप इन बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं आपके ओशियन के, प्लीज इनके बारे में, सारे के बारे में नहीं पढ़ सकते, बट यूपीएससी ने अगर उनको क्वेश्चन में कहीं मेंशन कर दिया है तो प्लीज़ इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि इनका काम क्या होता है, ताकि आपको आगे वाले एग्जाम्स में जो है हेल्प मिल सके. ओके. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, उनको कवर करेंगे. ओके. आपको कोई भी डाउट, कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट लगे, प्लीज़ आप मुझे बताइए, ताकि हम उनको जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में उनसे डील कर सकें. और प्लीज़ PYQs को अच्छे से कीजिए. हमारा मकसद आपको यही है कि आप PYQs की अच्छी आपकी जो है कमांड उन पर बन जाए, ताकि आपको पर्टिकुलर एरियाज़ पता चल जाए, यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ये आपको पता चल जाए, तो उससे आजू बाजू ही उसी का यूज़ करके जो है आप अपनी प्रिपरेशन करके जाएं. ओके. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. प्लीज़ करते रहिए, प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए. कोई भी डाउट है प्लीज़ आप पूछिए. ओके. थैंक यू सो मच.